जय हिंद प्यारे बच्चों। रामबाण सीरीज का यह है यार 20वां क्लास। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास बनने जा रहा है। आज के क्लास में हम लोग यार साइंस के वो सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स का डिस्कशन करेंगे, जैसे कि यार संवहन, चालन, ऊर्ध्वपातन, किण्वन, विशिष्ट ऊष्मा, कैलोरीफिक मान, समस्थानिक, संभारिक। मतलब आप आज का क्लास अगर कमजोर से कमजोर बच्चा भी देखेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, और जिस बच्चे का यार कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए चलते हैं यार साइंस के सफर पर। बिल्कुल यार अपने आप को जोड़ लीजिए हमारे साथ। और आज का क्लास आपका यार विश्वास का और कॉन्फिडेंस में यार 4 चांद लगाने वाला है। चलिए तो यार सबसे पहले दूसरी बात, एमटी की पाठशाला बॉयज ग्रुप में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन करें। अब तक का सारा पीडीएफ, सारा यार साउंड रिकॉर्डिंग आपको यार इस पर मिलेगा। एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप में इस क्यूआर कोड को स्कैन कर ज्वाइन करें। अभी बहुत कुछ मिलना है, सब्र से रहिए और चलिए चलते हैं सफर पर। प्यारे बच्चों, सबसे पहला टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे चालन। ध्यान से समझना है बातों को। अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है? देखो चालन क्या है। एक तप्त कण बगल वाला कण को गर्म करते चल जाए तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं चालन। मतलब क्या कि मान लीजिए कि एक आपका रॉड है और यहाँ पर यार आप आग लगाते हैं तो यहाँ पर चीज गर्म हुआ और धीरे धीरे यार एक गर्मी चलते 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 चलते, है ना जी, सबसे लास्ट में यहाँ पहुंचेगा। ये क्या कर रहा है? एक गर्म कण, एक आपको यार गर्म कण बाकी सब गर्म कणों को गर्म करते चल जा रहा है। तो भैया एक चीज वही ना होगा जहां यार कण एक दूसरे से चिपके रहें। अब कण एक दूसरे से यार चिपके कहाँ रहेंगे? तो कण एक दूसरे से अच्छे तरीके से चिपके रहेंगे ठोस में, धातु में। तो आपको याद रखना है इस टर्म से इतना ही कि ठोस को हम लोग यार चालन विधि द्वारा गर्म करते हैं। चालन, एक तप्त कण बगल वाले कण को गर्म करते जाएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग चालन कहते हैं। धातुओं को जो हम लोग धातु में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो चालन के माध्यम से हो रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, चालन खत्म हो गया। अब बात करते हैं यार संवहन का। संवहन का इसका भी देखिए, जो भी चीज यार साइंस में जो ये सब टर्म है आपके जीवन में सब ये सब चीज हो रहा है, सब चीज का आप अनुभव कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समझना है। तो संवहन, संवहन प्रक्रिया है प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर में जल रहा ना पानी भरा हुआ है। प्यारे बच्चों, पानी, ये जो पानी भरा हुआ है इसको यार गर्म होने का मतलब कि टेक्निक इसका अलग है। आप सबने अनुभव किया होगा। 5 मिनट यार मतलब कि पानी को गर्म कीजिए और पानी पूरी तरह से एकदम उबले नहीं, छोड़ दीजिए और कुछ देर बाद यार हाथ डालिए तो आपका यार ऊपर वाला गर्म रहेगा, नीचे जैसे कबाब में बीच में आएगा तो आपका ठंडा हो जाएगा। अनुभव किया होगा। तो देखो द्रव्य में आपको क्या घटित हो रहा है? ये जो हीट है यहाँ के कण को गर्म किया और इस कण को गर्म करके यार जैसे कण गर्म हुआ तो यार अपने से चल गया, चल के नहीं गया, उड़ के चल गया। और जैसे ही ऊपर गया तो ऊपर के यार ठंडा कण को कहा कि बाबू तुम नीचे जाओ। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है? चालन में यार चल चल के जा रहा था, है ना जी। जहाँ हीट था वहां यार गर्म होते होते ऐसे जा रहा था। यहाँ यार हीट यहाँ पर है, गर्म वाला कण
ऊपर जा रहा है और ठंडा वाला कण नीचे आ रहा है। तो भाई ये क्या है? तो ये है यार कणों का संचरण, कणों का संचरण, कणों का संचरण। तो कहेगा कणों के संचरण से कणों के संचरण से गर्म होना क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों आप कहिएगा इसे संवहन कहते हैं। कण संचरित हो रहा है, लेकिन बगल वाला को गर्म करेगा तो आपका चालन है। प्यारे बच्चों इस विधि से गर्म होने वाला चीज आपका कौन है? तो द्रव है और गैस है। आप बिल्कुल यार इस चीज को समझ गए होंगे। एक चीज अनुभव कीजिए आप लोग। देखिए घर में आप सभी के यार फ्रिज होगा, आप सभी ने फ्रिज देखा है ना? उसमें यार फ्रीजर हमेशा ऊपर रहता है। फ्रीजर सबसे यार ऊपर वाला खाना में आइसक्रीम जमा वाला रहता है। ये तो जानते हैं कि यार फ्रिज में आपको यूज होता है क्लोरो कार्बन गैस, लेकिन फ्रीजर यार हमेशा ऊपर रहता है। काहे ऐसे रखा गया? क्योंकि देखो यार नेचर है कि ठंडा कण नीचे और गर्म कण ऊपर। यहाँ फ्रीजर यार ऊपर है, यहाँ ठंडा है। इस फ्रीजर का ठंडा से पूरा यार फ्रिज ठंडा हो रहा है। नीचे रहता तो नीचे से यार ठंडा कण ऊपर नहीं जाता। तो फ्रिज में फ्रीजर सबसे ऊपर है। भैया किस नियम पर काम कर रहा है? तो तुम कहना संवहन के नियम पर। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि एक में हीट आपका चल के गया, एक में यार कण का संचरण हो रहा है, और एक में यार हीट आपके पास डायरेक्ट पहुंच जा रहा है ना जी? जो ये वाला प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं विकिरण। इसको क्या कहते हैं? विकिरण। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश आना, सूर्य से यार धरती पर प्रकाश आना। सामने अगर कुछ अंगीठी जल रहा है, तो वहां से यार हमारे पास जो हीट पहुंच रहा है अंगीठी गर्मी। इसके बाद देखो यार आपको देखिए बल्ब का फिलामेंट, पुरनका बल्ब में भैया देखो ये आपका फिलामेंट है टंगस्टन का बना हुआ, और बल्ब में अक्रिय गैस भरे हुए हैं। तो जैसे ही यार आज वाला बल्ब नहीं, जैसे ये बल्ब जला तो भैया ये क्या हो रहा है? ऊपर वाला शीशा गर्म हो जा रहा है ना जी? तो फिलामेंट से बल्ब का बाहरी शीशा गर्म होना ये किसका उदाहरण है? तो आपका यार विकिरण का उदाहरण है। तो चालन में चल के गया ठोस। संवहन आपको द्रव और गैस, और विकिरण में डायरेक्ट हो गया तो सूर्य का प्रकाश आना, अंगीठी से हीट आना। प्यारे बच्चों आपको यार बल्ब के शीशा का गर्म होना, ये सब यार विकिरण के उदाहरण में आपको पूछ लिए जाते हैं। आगे आते हैं प्यारे बच्चों विसरण। हमेशा हम लोग देखिए रखते हैं कि गैस का, अगरबत्ती का गंध फैल जाना विसरण, बदबू सुगंध का फैलना विसरण। पर एक्चुअली में विसरण है क्या? देखो विसरण है भैया एकदम सिंपल भाषा में समझ लो कि उच्च दाब वाले गैस का निम्न दाब वाले गैस में मिलना। देखिए आपका यार पूरा कमरा है और आप यहाँ सेंट के बोतल ले हैं, तो
रखते हैं, छोड़ते हैं तो किसी प्रेशर से बाहर आने के लिए बेचैन है। तो सेंट के बोतल के अंदर प्यारे बच्चों क्या है, तो आपको यार उच्च दाब है, और ये कमरा में यार इससे दाब क्या है, कम है। जैसे यार सेंट यहाँ पिस पिस करेंगे ना, तो भैया इस सब जगह मतलब कि फैलेगा और अपने आप को बराबर करेगा, इस दाब के बराबर करेगा, है ना। तो समझ लीजिए कि उच्च दाब के गैस को निम्न दाब के गैस में मिलना आपका क्या कहलाता है, तो आपको कहना है विसरण। और इसके एग्जाम्पल में क्या है ना, रूम में अगरबत्ती का गंध फैल जाना, सेंट का गंध फैल जाना प्यारे बच्चों, और यार आपका बदबू भी फैलना, ये विसरण का ही उदाहरण है। अब देखिए यार एक चीज और विसरण से याद रखिएगा कि कोशिका, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा करता है, विसरण विधि द्वारा करता है। तो सबसे पहले चालन, एक तप्त कण बगल वाला कण को गर्म करते चला गया, ठोस द्रव। दूसरा यार आपका संवहन, कणों का संचरण, गर्म कण ऊपर ठंडा कण नीचे, द्रव और गैस। तीसरा आपका यार हो गया विकिरण, डायरेक्ट हीट पहुंचना, सूर्य का प्रकाश, है ना जी। विकिरण के माध्यम से निर्वात में भी यार आपका गैस ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा हम लोग जान गए विसरण, कि उच्च घनत्व वाले गैसों का निम्न घनत्व वाले गैसों में मिल जाना, है ना प्यारे बच्चों। तो सेंट का गंध फैलना विसरण, बदबू फैलना विसरण। प्यारे बच्चों कोशिका गैसों का आदान प्रदान करता है विसरण विधि द्वारा। पॉजिटिव रहिए। और देखिए क्लास अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो कमेंट आप जरूर कीजिए, देखिए उससे मन लगता है हमको। और देखिए कमेंट का जवाब भी मैं देता हूँ। विद्यार्थी जब तक टीचर से दिल से जुड़ेगा नहीं तो परिवर्तन कैसे आएगा, कैसे आएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं और हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों किण्वन। देख भाई किण्वन फर्मेंटेशन है क्या इसमें। देखिए यार आप जो खाना खाते हैं ना वो 3 काम करता है। मैंने यार पीछे क्लास भी लिया है, पर आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर इस चीज को समझेंगे। आपका इस बिहार पुलिस में ही क्लास लिए हैं। एक यार ऊर्जा देने वाला खाना जो आपको यार कार्बोहाइड्रेट है, एक यार आपका बॉडी बनाने वाला खाना जो आपका यार प्रोटीन है, और एक आपका प्यारे बच्चों रोगों से बचाने वाला जो मतलब कि खाद्य द्रव्य है, विटामिन, खनिज और रेशा। अब समझिए कि जो भोजन में ईंधन देने वाला खाना है, भोजन में ईंधन देने वाला खाना, तो भोजन में ईंधन देने वाला खाना क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। अब मैं एक बात को एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि भोजन में ईंधन देने वाला है कार्बोहाइड्रेट, आपको ऊर्जा देता है जिससे आप चलते हैं, बोलते हैं। प्रोटीन आपके बॉडी को मतलब मजबूत करता है ना जी, जिससे आप टाइट खड़ा रहते हैं। और विटामिन आपको रोग से बचाता है। तो देखो किण्वन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सड़ना, कार्बोहाइड्रेट का सड़ना। भोजन में ईंधन का स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों लोचा पालेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सड़ना आपका किण्वन है। अब कार्बोहाइड्रेट है किस किस में बात प्यारे बच्चों, तो चावल में है ना जी, आलू में है भरपूर है, गेहूं में है, आपका यार जौ में है, आपका यार शकरकंद में है। और आप अच्छा से समझ लीजिए कि जो फल आपको यार मीठा लगे, जो फल मीठा लगे,
जो फल मीठा लगे। तो सबसे पहले तो मीठा तोरा लगेगा महुआ। अब तो तू बात समझ गया। महुआ, अंगूर, केला, संतरा, जो भी चीज है, मतलब कि सेब, जो चीज आपका यार मीठा लग रहा है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। और इसका सड़ना क्या है? किण्वन है। अब कहेगा यार कि चावल का सड़ना किण्वन, कहेगा यार गन्ने का रस का सड़ना। अरे क्या भाई, गन्ने का रस मीठा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या कहलाया? किण्वन। प्यारे बच्चों, इस किण्वन नामक मतलब वरदान का खोज लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने आपको किया था। सॉरी। देखिए भाई, लुईस पास्चर ने यार बहुत सारा काम किया है ना। पहला काम आप सब जानते हैं कि रेबीज का टीका कौन खोजा? तो फट से कहेगा कि लुईस पास्चर। चेचक वाला कहेगा एडवर्ड जेनर, पोलियो वाला कहेगा जॉन सॉल्क, हैजा वाला तुम कहेगा रॉबर्ट कोच, मलेरिया वाला कहेगा यार रोनाल्ड रॉस। तुम बोलेगा कि बीसीजी का टीका का उपयोग आपको टीबी रोग के लिए किया जाता है, यक्ष्मा रोग के लिए नवजातों को दिया जाता है। और डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस में। और टिटनस ना जीवाणु से होता है रे बउआ। टिटनस में जबड़ा लॉक हो जाता है, इसलिए इसको लॉक जॉ कहते हैं। और प्लेग जो है ना, वो भी जीवाणु से होता है। अरे जीवाणु से तो बताए ही थे तुमको कि टीबी, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, प्लेग, गुनेरिया, सिफिलिस, निमोनिया, ये सब जीवाणु से होता है। तो प्लेग जीवाणु से होता है, और इस जीवाणु को लेकर घूमने वाला चीज क्या है? चूहा। और प्लेग जब होता था तो यार शरीर काला पड़ जाता था और काली मौत कहते थे। और कहाँ हम लोग आ गए यार, लुईस पास्चर कहाँ कहानी चेंज कर दिए थे। पर मूड चेंज इसलिए कर देते हैं कि आपको भी अच्छा लगे, हमें भी मजा आता है कि आपके देखिए दिमाग को हम अच्छे तरीके से समझते हैं अगर आप सही से जुड़े हुए हैं तब। तो देखिए रेबीज, लुईस पास्चर। किण्वन का खोज किया लुईस पास्चर। आज ही नहीं रहते ना यार, है ना, दुनिया में मार कम रहता है। ये जो शराब भी बन रहा है वो किण्वन प्रक्रिया से ही बन रहा है। आगे मैं तुरंत समझा रहा हूं आपको अच्छा से। फिर यार आपको देखिए, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा याद रखिए, माइकोप्लाज्मा। यहाँ थोड़ा सा याद रखिए प्यारे बच्चों, कोशिका में इस दुनिया में जो सबसे छोटा कोशिका है वो माइकोप्लाज्मा है। आपके शरीर में जो सबसे छोटा कोशिका है वो शुक्राणु कोशिका है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो अंडाणु कोशिका है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और हमारे शरीर में जो यार सबसे लंबा कोशिका है, जिसमें है ना जी कभी विभाजन नहीं होता, वो तंत्रिका कोशिका है। एक बार क्या मैंने बोला? दुनिया में सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, दुनिया में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा। आ जाओ शरीर में। अब हमारे शरीर में, मानव शरीर में सबसे छोटा शुक्राणु कोशिका, सबसे बड़ा अंडाणु कोशिका और सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका। तो दुनिया में सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा का खोज आपको यार, है ना, लुईस पास्चर ने किया। फिर इनका चौथा चीज यार पाश्चुरीकरण। एकदम समझ गए होंगे यार आप पाश्चुरीकरण। दूध को प्यारे बच्चों देखो यार 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समझ लो 30 मिनट तक, 30 मिनट तक दूध को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करेंगे तो सब जीवाणु मर जाएगा। सब जीवाणु मर जाएगा।
तो ये विद्या भी दुनिया को बताएं कौन? लुईस पाश्चर। भाई ये है हीरो जिसके कारण हम आज सही से हैं। पुराने जमाने में यार कुत्ता काट ले और एक टीका नहीं था तो भैया जब पगला कुत्ता काट लिया तो पागलों के मरने के सिवा कोई चारा था? आज 3 गो सुई लेते हो काम हो जाता है। हर साल यार करोड़ों लोग का जान बच रहा है। तो रेबीज भूलना है कभी? लुईस पाश्चर, दुनिया का सबसे छोटा कोसा माइकोप्लाज्मा, है ना जी, छोटा सा ही बात है। आज भी देखो यार, हम शहर में पालन नहीं करोगे और गांव में भी अब पालन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पुराना जो जड़ से जुड़ा हुआ है उसे घर में यार बोरसी जल रहा है। बोरसी जल रहा है कायला, वहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहे और दूध चढ़ावल है एकरा पर। 3 दिन फटे का नाम लेगा दूध? तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर सब जीवाणु मर जाता है। ये दुनिया को बताने वाले कौन थे? तो लुईस पाश्चर। प्यारे बच्चों, अब देखो यार, अब देखो किनमन का 2 उदाहरण याद रखना है। पहला आपका यार पाव रोटी, समझ लीजिए आपको पाव रोटी। अब जैसे ही क्वेश्चन पाव रोटी का आएगा, पूछेगा कि पाव रोटी का मना किसके कारण फूलता है, बस खमीर और ईस्ट दिमाग में बैठा हुआ है। देखो क्या होता है, आपने यार आटा साना, आसान के आटा रख दिए आप, लेकिन यार सुबह ऐसे भी आप देखिएगा 10 बजे सान के बाहर रखने हैं, टटवा तनी फूलल है, नॉर्मल भी फूला हुआ है। मतलब क्या? आटा सड़ा तो क्या हुआ? किनमन हुआ। अब इसमें यार देखो यार मिला दिया गया ईस्ट या खमीर, दोनों एक ही है, ईस्ट या खमीर। तो जिसको यार 24 घंटा में सड़ना था, ये 3 घंटा में अपना यार काम कर लिया। अब देखो यार, जब ये आटा सड़ेगा, किनमन होगा, तो हमेशा गैस बनेगा आपको यार कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आटा था, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगा, तो गैस तो हमेशा बाहर ही निकलना चाहेगा। गैस कभी अंदर रहना चाहता है? गैस बाहर निकलना चाहेगा। तो यार ये अटवा इतनी को जो था वो फूल के हो जाएगा 12। हो बोलो पाव रोटी, एक पका देवे तो हो जाते पाव रोटी। और तुम लोग सब तो देखबे किया है कि पाव रोटी देखते हो तो पहला चीज देखते हो कि एकदम छेद है, हैं? 2 चीज अनुभव की, वो छेद तो देखे ही होगे पाव रोटी का। और दूसरा चीज देखोगे हो गए तो यार जो माँ ताजा रोटी बनाती है और में बदबू तनी मारा है कि ना सड़ैंडा, मतलब सड़ा है वो, समझे? तो किनमन से पहला चीज पाव रोटी समझिए। क्या अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि पाव रोटी को फुलाने के लिए, है ना जी, किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? तो ईस्ट और खमीर राइट है। पूछेगा यार कि आटे का सड़ना क्या कहलाता है? तो किनमन कहलाता है। पूछेगा कि पाव रोटी को फुलाने वाला गैस क्या है? तो आप कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। पूछेगा कि परोठी बनना कौन सी प्रक्रिया है? किनबन, संघनन, प्रकीर्णन। तो आप क्या कहिएगा? किनबन। दूसरा बात प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को पानी के साथ चढ़ा दीजिए। प्लस पानी, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, मीठा चीज कार्बोहाइड्रेट, चावल कार्बोहाइड्रेट। देखो झारखंड में यार चावल से यार शराब बनाकर मतलब कि माड़ी बन जाता है। महुआ जान ही रहे हो खेला। प्यारे बच्चों, अब देखिए जब भी ये सड़ाया जाता है तो इसमें यार डाल दिए बर्तन में सब माल, अब पानी भी डाल दिए। प्यारे बच्चों, पानी भी डाल दिए और इसको यार सील पैक कर दिए। सील पैक कर दिए क्यों? क्योंकि यार ऑक्सीजन ना जा सके, ऑक्सीजन ना जा सके। समझ गया रे बउआ? ऑक्सीजन ना जा सके। तो कोई यार 2 प्रक्रिया है, एक वायवीय और एक अवायवीय, है ना जी? तो शराब बनाने में
जो किण्वन हम कर रहे हैं वो क्या है, अ बाय बी ए, मतलब जिसमें यार ऑक्सीजन का उपयोग ना हो, और बाय बी ए जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग हो। भैया 10 दिन 12 दिन यार इस सड़ेगा, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, होगा ये, है ना जी, वो होगा क्या। इसके बाद जब 10-12 दिन सड़ेगा तो प्यारे बच्चों इसके अंदर का जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो जल के साथ मिलकर बन जाएगा यार C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। अब प्लस बचा हुआ रहेगा यार पानी। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रक्रिया से बना, किण्वन। इथाइल अल्कोहल है क्या, शराब। कार्बोहाइड्रेट को सड़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को सड़ाएंगे तो क्या निकलेगा, शराब। अब देखो यार इसमें इथाइल अल्कोहल और पानी दोनों है, दोनों है इसमें यार आपका इथाइल अल्कोहल और प्लस पानी दोनों इस बर्तन में, दोनों मिला हुआ है। इथाइल अल्कोहल है और प्लस यार पनियों मिलल है। आप क्या कर देखते ही होंगे, ऐसा देखो यार टोटी लगा दिया जाता है, आप लोग कीजिएगा नहीं भैया, देखिए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा टोटी लगा दिया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पर फिर एक बर्तन रखा जाता है जिसमें फिर यार ठंडा पानी भैया, ठंडा पानी। आई टोटी यार इसमें से ऐसे करके, ये टोटी जो है इसमें से ऐसे करके यार गुजारा जाता है, ठंडा पानी से ऐसे गुजारा, और यहाँ पर आपका यार लगा दिया बर्तन। क्यों, नीचे से हीट किए हम प्यारे बच्चों। जब हीट किए तो देखिए आप जानते हैं कि पानी यार 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। पानी को उबलने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अल्कोहल है C2H5OH प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ही लमसम में उबल जाता है, तो कम ही तापमान पर उबल जाएगा, और जितना भी एकरा में से अल्कोहल रहेगा वो सब यार इसमें जमा हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आसवन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आसवन। और इस प्रक्रिया से आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, समझिए कि यार पानी और अल्कोहल का मिश्रण रहे तो किस विद्या से अलग कीजिएगा, तो आसवन। प्यारे बच्चों अगर रहे आपको यार नमक और पानी का मिश्रण रहे तो किस विधि अलग कीजिएगा, तो आसवन। आपको यार चीनी और पानी के साथ मिश्रण रहे किस विधि अलग कीजिएगा, तो आसवन। मतलब जिससे पूरा पानी मिल जाए, जो संभागी मिश्रण हो पानी के साथ, उसको अलग करने का जो प्रक्रिया हम लोग का है प्यारे बच्चों वो आसवन है, आसवन है। अब चलिए देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मन चाट कर ये सब चीज आप देख रहे होंगे। प्यारे बच्चों अगला टर्म आता है बाष्पीकरण। समझो बाष्पीकरण, समझो यार पानी का भाप बनना बाष्पीकरण, और भाप का पानी बनना संघनन। भाप पानी बनता है तभी तो बारिश होता है, तो भाप अगर पानी बना तो संघनन, और पानी अगर भाप बना तो बाष्पीकरण। और बात हम लोग अब करेंगे प्यारे बच्चों विशिष्ट उष्मा। एक चीज समझ लीजिए एकदम सिंपल तरीके से, मन शांत करके। आपके पास 1 ग्राम लोहा है, 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम चांदी है,
ग्राम पानी है। अब देखिए यहां तापमान मान लीजिए अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना जी। अगर इसको 30 से हमको 31 करना है, 30 से अगर हमको 31 करना है तो 31 करना है तो कुछ ना कुछ भाई इसमें 30 से 31 ऐसी तो नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो यार हीट इसमें देना पड़ेगा, है ना जी। कुछ ना कुछ तो हीट देना पड़ेगा, और जो ये हीट देना पड़ेगा वही है विशिष्ट ऊष्मा। तो टर्म क्या हुआ समझिए कि 1 ग्राम किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो 1 ग्राम कोई भी चीज रहे, लोहा, सोना, चांदी, पारा, एल्युमिनियम, है ना जी, कोई दुनिया का चीज 1 ग्राम रहे, उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो चीज, जो ऊष्मा चाहिए, जो हीट चाहिए, वो है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। प्यारे बच्चों, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा आपका जल में है। अब यहां से पॉइंट पर आइए। सर्वाधिक 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 आपका विशिष्ट ऊष्मा जल में है, जल में है। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किस चीज में है? तो जल में है। कितना जल का विशिष्ट ऊष्मा है? तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी का मान होता है 4.2 जूल। तो कैलोरी में पूछे कि जल का विशिष्ट ऊष्मा, कहना 1 कैलोरी। जूल में पूछे तो कहना यार 4.2 जूल। और पूछे ऐसे कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? ऑप्शन रहे 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 3 कैलोरी, 4 कैलोरी। तो क्या करेगा? 1 कैलोरी। जूल में रहे 4.2 जूल, 5.8 जूल, 6.4 जूल। तो क्या करेगा? 4.2 जूल। प्यारे बच्चों देखो यार, 1 किलो कैलोरी पूछ लिया जाता है आपको। 1 किलो कैलोरी, तो जहां भी किलो लग गया तो यार 1000 हो गया। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल था, तो 1 किलो कैलोरी बराबर यार इसमें 1000 से गुना कर दो, 4200 जूल है। 4200 जूल है, 4200 जूल है। आप बात को यार अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 1 ग्राम किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना विशिष्ट ऊष्मा। और प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का सड़ना किण्वन, और किण्वन की प्रक्रिया में हमेशा चाहे शराब बन रहा हो, चाहे कुछ हो रहा हो, परोठी सड़ रहा हो, चाहे चावल सड़ रहा हो, चाहे गन्ना का रस सड़ रहा हो, उसमें जब भी गैस निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। और नमकीन जल, अल्कोहल और पानी, चीनी और पानी के मिश्रण को यार शुद्ध करने का प्रक्रिया क्या है? तो आपका यार आसवन है। और भैया किण्वन को कौन खोजा? तो लुईस पास्चर। अरे बउआ, रेबीज का टीका लुईस पास्चर। दुनिया का सबसे छोटा यार कोशिका है बउआ, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, खोजने वाला लुईस पास्चर। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, खोजने वाला यार इसका नहीं जानकारी है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका, सबसे बड़ी अंडाणु कोशिका, सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका। और रेबीज का टीका लुईस पास्चर, चेचक एडवर्ड जेनर, पोलियो जॉन साल्क, हैजा रॉबर्ट कोच, मलेरिया रोनाल्ड रॉस। हैं, चल के जाएगा तो चालन, कणों का संचरण संवहन, फ्रिज में ऊपर यार फ्रीजर है संवहन। और प्यारे बच्चों, सूर्य से प्रकाश आया विकिरण। और उच्च दाब वाला गैस का, है ना, निम्न दाब में मिलना आपका क्या जी? आपका विसरण। इसका एग्जाम्पल रूम में गंध फैलना, अगरबत्ती, कोशिका द्वारा गैसों का आदान प्रदान। प्यारे बच्चों, एक चीज जान लो, जिस तरह से आपका यार मतलब कि मिथाइल अल्कोहल शराब है,
C2H5 OH इथाइल अल्कोहल, ये आपका यार शराब है। है ना जी। तो भैया अगर ठीक से नहीं हुआ, मान लो कि एक्सपर्ट आदमी नहीं है इस चीज करने का, तो गलती से बन जाता है यार मिथाइल अल्कोहल। कौन अल्कोहल रे बउआ? तो कहना कि मिथाइल अल्कोहल। यही है जहरीला। जहरीला एक ग्लास लिया तो आंख का है ना जी, ऑप्टिक नर्व, आंख से एगो मतलब कि आपको नर्व गया है, देखने का काम मेन दिमाग कर रहा है, समझ लो। आंख से एक नर्व गया है ढांचा से दिमाग में, यही नल नस को गला देता है और 2 गिलास में आपको टाँय फिस करा देगा, है ना जी। तो ये जहरीला है, इसे वुड अल्कोहल, वुड अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट कहते हैं, कास्ट स्पिरिट कहते हैं, कास्ट स्पिरिट। कास्ट स्पिरिट कहते हैं। इसे वुड अल्कोहल या कास्ट स्पिरिट कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ देता है। पहले जो कॉलेज का प्रयोगशाला था उसमें यार आपको मतलब कि जो जलाने का जो काम होता था वो यार स्पिरिट से होता था, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल से होता था। बच्चा लोग पढ़ लिख के केमिस्ट्री जान गया कि कॉलेज में जो प्रयोगशाला में जलाने वाला जो कोई काम है इथाइल अल्कोहल से हो रहा है। तो जो लंपट बच्चा रहे वो प्रयोग कम करे और मतलब कि ढकार जाए, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का मतलब तो शराब है। अब विद्यालय में ऐसा हो तो फिर गलत बात प्यारे बच्चों। तो इथाइल अल्कोहल को विकृत किया गया, मिथाइल अल्कोहल को विकृत करना है तो उसमें थोड़ा सा मिला दो मिथाइल अल्कोहल मिल जाएगा तो ये विकृत हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। और विशिष्ट उष्मा से आप जाने कि 1 ग्राम किसी भी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। सर्वाधिक विशिष्ट उष्मा जल को है, मतलब कि जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। तो प्रश्न पूछेगा कि जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, इसमें कौन उष्मा का रोल है? तो कहना यार विशिष्ट उष्मा। तुम यार लोहा को गर्म करो 5 मिनट में, इतना गर्म कि हाथ नहीं लगा सकते हो, और पानी डाले थे यार एक मतलब तसला 5 मिनट तो आराम से हाथ घुसाइएगा। लेकिन यार पनिया आधा घंटा बाद उबलेगा, और लोहा और पानी दोनों दम गर्म करके रख दीजिए एक साथ। बउआ मेरे अगला 5 मिनट में लोहा हो गया ठंडा, अब पानी 1 घंटा मतलब कि टान लेगा, तो देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा। बउआ देखो ये देरी से गर्म और देरी से ठंडा होने वाला कहानी है ना, इस कारण यार धरती पर बहुत सारा चीज हो रहा है ना। समीर चल रहा है, पवन चल रहा है, समुद्री समीर और जमीनी समीर। देख भाई, ये आपको मान लो कि जमीन का तट है और ये आपका यार सागर है, सागर है। और हवा गर्म होने के बाद हमेशा ऊपर जाता है, बात आप जानिएगा। ये सागर है और ये हमारा यार सूर्य है। सूर्य सागर पर भी उतना ही कृपा दिखा रहा है और जमीन पर भी उतना ही कृपा दिखा रहा है। और जमीन पर यार सिलिकॉन बालू से जमीन बना हुआ है। तो देखो जल्दी गर्म कौन होगा? हीट दोनों जगह बराबर पहुंच रहा है, यहाँ पर भी उतना ही पहुंच रहा है, यहाँ पर भी उतना ही पहुंच रहा है। तो आप कहिएगा कि जल्दी गर्म तो जमीन हो जाएगा सर, होगा गर्म? अरे होगा। और ये पानी है वो देर से गर्म होगा। अब जमीन जल्दी गर्म हो गया प्यारे बच्चों, तो गर्म होने के बाद हवा कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो जैसे गर्म हुआ यहाँ से, तो यहाँ से हवा यार उड़ गया, ये जगह हो गया खाली, और जगह खाली हो गया तो यहाँ बन गया यार लो प्रेशर।
और यहाँ अभी ठंडे था तो यहाँ बना यार हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और हवा हमेशा आपको यार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। अब प्यारे बच्चों, दिन के समय में जब जमीन गर्म हो गया, जमीन का हवा उड़ गया, जमीन पर बन गया हाई लो प्रेशर। अब पानी तो देरी से गर्म होने के लिए फेमस है, ये है, ये ठंडे अभी है। तो दिन में यार हवा आपको यार जमीन, समुंदर से जमीन की ओर चलने लगा, समुंदर से जमीन की ओर चलने लगा। और इस चीज को हम लोग कहते हैं जमीनी समीर, जमीनी समीर। तो प्रश्न प्यारे बच्चों आपका हो गया कि जमीनी समीर कब चलता है, तो कहना है दिन में। अगला प्यारे बच्चों आइए, देखिए मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं, आप लेना नहीं चाहते हैं। आपका कमेंट रहे तो यार, तो फिर तो मैं तो क्या ना क्या कर दूं, है ना। फिर भी मैं करता हूं, कोशिश करता हूं। प्यारे बच्चों, अब रात का सिचुएशन देखिए। सूरज तो चला गया, पनिया देरी से गर्म हुआ था, पनिया देरी से गर्म हुआ था, लेकिन यार ठंडा भी यार ये देरी से ही होगा। रात को उल्टा हो गया, है ना जी। जमीन जो दिन में गर्म हुआ था, जैसे सूरज गया जमीन तुरंत गर्म ठंडा हो गया। और ठंडा हुआ तो ठंडा होने पर इधर बन गया हाई प्रेशर, और रात को यार समुंदर में बन गया क्या, तो लो प्रेशर। और रात को यार हवा चलने लगा जमीन से यार समुद्र की ओर। ये कौन सा समीर, तो जमीनी समीर। और ये कौन सा समीर प्यारे बच्चों, सॉरी, ये कौन सा समीर जो समुद्र से जमीन की ओर चले, समुद्री समीर। हाँ, कंफ्यूज नहीं होइए, समुद्री समीर। और रात को देखो समीर कैसे चल रहा है, रात को समीर यार जमीन पर हाई प्रेशर और समुद्र में लो प्रेशर, तो इसे हम कहते हैं यार जमीनी समीर। चलिए गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। और प्यारे बच्चों, जो प्लानिंग करके आए हैं उतना बिना दिए जाएंगे तो फिर ये मतलब की चीज कंप्लीट नहीं होगा। अगला टर्म है यार कैलोरीफिक मान। कैलोरीफिक मान। प्यारे बच्चों, एक ग्राम कोई भी पदार्थ, 1 ग्राम तो बारूद रहे, और वैसे आओ, अब 1 ग्राम पेट्रोल रहे, 1 ग्राम प्यारे बच्चों आपका यार हाइड्रोजन रहे, और इस सब को यार हीट में कन्वर्ट कर दें, इस सब को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर दें। तो जो सबसे ज्यादा दुनिया में जो पदार्थ सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला है वो है हाइड्रोजन। तो पूछा वो है हाइड्रोजन, इसलिए यार हाइड्रोजन का कैलोरीफिक मान क्या है, तो सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अब हाइड्रोजन के पास आ गए हो तो कुछ हाइड्रोजन को जानते चलो, और जितना संभव होगा और हम आपको जनाने का कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन देखो सबसे हल्का तत्व है प्यारे बच्चों, सबसे हल्का तत्व, कोई हड़बड़ी से नहीं, बिल्कुल मन से देखो। हम मने आत्मा से पढ़ाते हैं, आत्मा हम जानते हैं कि जो आत्मा लगा के देखेगा वो सीख के जाएगा, है ना जी। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्का निष्क्रिय गैस में हीलियम। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, जहां 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा है। मतलब जब इस दुनिया का यार सब ऊर्जा खत्म हो जाएगा, है ना, तो हाइड्रोजन काम आएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य तारे आपको यार हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक तत्व है हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन आवारा तत्व है, क्योंकि यार इसको कोई जगह नहीं मिला है। हाइड्रोजन को खोजा है यार कैवेंडिक्स ने। और प्यारे बच्चों, लगे हाथ कैलोरीफिक जान गए हैं,
तो देखिए आपके टॉपिक में समस्थानिक और समभारिक है, इसको समझिए। समस्थानिक और समभारिक को समझने के लिए देखिए सबसे पहले आप चीज को समझिए। आवर्त सारणी का थोड़ा सा आप मतलब कि स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का प्रयास आपका यार डेबोनियर ने किया। वो 3 तत्वों का समूह बनाया, जिसमें यार 2 तत्वों का पहला और तीसरा का द्रव्यमान का एवरेज यार दूसरा का द्रव्यमान होगा, बीच वाले का द्रव्यमान होगा, जिसे हम त्रिक का नियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जानना है कि त्रिक का नियम किसने दिया, तो डेबोनियर ने। दूसरा बार यार आवर्त सारणी बनाने का जो प्रयास है वो न्यूलैंड ने किया। भैया वो क्या किया कि इस ढंग से आवर्त सारणी को सजाने का कोशिश किया, है ना, कि हर 8वां तत्व का गुण पहला तत्व से मिले, और इसको संगीत के सुर पर मतलब कि बैठाया गया, बोला गया। आप जब सारे गा मा पा धा नी सा सुनेंगे तो 8 शब्द है प्यारे बच्चों, और 8 शब्द से ही आपका यार बना है अष्टक का नियम, मतलब हर 8वां का गुण मिलेगा। तो भैया अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड, और कहेगा सारे गामा पा नी सा पर, है ना, संगीत के सुर पर आवर्त सारणी सजाने का कोशिश कौन किया, तो न्यूलैंड। फिर आए मेंडेलिव प्यारे बच्चों, फिर कौन आए, मेंडेलिव। और प्यारे बच्चों मेंडेलिव आवर्त सारणी को बनाने में सक्षम रहे, बहुत दिन तक इनका आवर्त सारणी चला, इसलिए मेंडेलिव को हम लोग आवर्त सारणी का पितामह कहते हैं। अब यहां से बात को सुनना है। सुनना क्या है, सुनना यह है कि डेबोनियर, न्यूलैंड और मेंडेलिव ने आवर्त सारणी को प्यारे बच्चों बनाया था, सजाया था परमाणु भार के हिसाब से। किससे सजाया था, परमाणु भार के हिसाब से, परमाणु भार के हिसाब से, है ना, परमाणु भार के हिसाब से। कौन कौन, न्यूलैंड, डेबोनियर और मेंडेलिव परमाणु भार के हिसाब से। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी आपको बनाने वाला है कौन जी, तो मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो मोजले। इन्होंने यार इन्होंने यार आवर्त सारणी को सजाया परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। बिल्कुल घबराइए नहीं, जो कमजोर बच्चे देखिए एकदम सीख के चल जाइएगा आप, फिर कभी नहीं सीख पाइएगा, हम सिखा ही देंगे आपको। तो देखिए यार तीनों डेबोनियर, न्यूलैंड, आपको यार मतलब कि मेंडेलिव ने आवर्त सारणी सजाया परमाणु भार के हिसाब से, और आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने आवर्त सारणी सजाया परमाणु संख्या के हिसाब से। और ये जानते हैं आप यार, है ना, 18 गो मतलब कि वर्ग है और 7 गो आवर्त है। पढ़ाना है हमको समस्थानिक, देखो बता क्या रहे हैं, नहीं बताएंगे तो समझो क्या है, रट्टा मार के जाओगे तो फिर गड़बड़ा ही जाओगे। देखो यार हमारे आवर्त सारणी का देखो यार पहला तत्व हाइड्रोजन है, समझो। अब ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन को तो पहला जगह पर रख दिए, आगे जाके हाइड्रोजन का और भाई लोग मिला, और भाई लोग मिला, है ना प्यारे बच्चों, और भाई लोग मिला। कैसा भाई मिला, ये देखो नीचे यार परमाणु संख्या, पहले इससे पहले ही समझ लो। देखो यह है परमाणु का नाभिक, नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। परमाणु का ये जो स्वरूप है इसका यार, इसके बारे में बताने वाला था यार नील्स बोर। नील्स बोर परमाणु का स्ट्रक्चर देने वाला कौन है, नील्स बोर। तो ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। समझ लो मेरे बात को। देखो भाई परमाणु में क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। आप समझे प्यारे बच्चों की, देखिए इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में यार सबसे भारी आपका न्यूट्रॉन है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। और आपको जानना है कि 1836 इलेक्ट्रॉन को एक तराजू पर रख दें, उसका मुकाबला एक प्रोटॉन कर लेगा। ये तो समझे। अब यहां से जो मेन मुद्दा समझना है, ये समझिए कि देखो किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लीजिए कि जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। न्यूट्रॉन भिन्न हो सकता है। मान लीजिए कि आपका यार, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए कि देखिए सोडियम का परमाणु संख्या यहाँ लिखा जाता है 11 और परमाणु भार आपका हो गया 23। देखिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि बाबू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों यार मतलब कि आपको मतलब कि बराबर ही है। तो किसी परमाणु में यार जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या। पर प्यारे बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपको कहलाएगा परमाणु भार। समझ गए होंगे, परमाणु भार। अब फिर आइए कि यार मोजले के आवर्त सारणी में यार सबसे पहले जो तत्व है वो कौन है। आप 18 वर्ग और 17 वर्ग तो जान ही गए, लेकिन सबसे पहले तत्व कौन है, तो आपने जाना यार हाइड्रोजन। देखो नीचे परमाणु संख्या और ऊपर परमाणु भार। आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर, हाँ इससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार 23, मतलब सोडियम में प्रोटॉन भी 11 है बाबू, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। चेंज क्या है, प्रोटॉन भी 11 और मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी 11, तभी तो परमाणु संख्या 11। लेकिन यार ऊपर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन 12 रहेगा, तभी तो यार 23 होगा। न्यूट्रॉन भिन्न हो सकता है। अब आइए इधर, मान लो यार हाइड्रोजन है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि परमाणु संख्या भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन तो है ही, सूरज पर नाभिकीय संलयन तो हो ही रहा है, सूर्य से प्रकाश विकिरण से तो आ ही रहा है, ठोस चालन विधि तो गर्म हो ही रहा है, नमकीन जल को आसमान से शुद्ध कर ही रहे हैं, रूम में गंध विसरण से फैल ही रहा है ना जी, शराब किण्वन से बन ही रहा है, मिथाइल अल्कोहल जहरीला तो है ही, और पावरोटी को फुलाने में कौन गैस रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्प्रेरक क्या, स्टिया, खमीर। और सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा किसका है, तो जल का है। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक मान किसका है, तो हाइड्रोजन का है। समझो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हाइड्रोजन के पास कहानी ये है एक्चुअली में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बेचारा इतना गरीब है कि इसके पास यार एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों बराबर रहते हैं, पर इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। समझ लीजिए। तो पूछेगा कि किस तत्व के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु भार भी 1, कौन जी, हाइड्रोजन। समस्या तब खड़ा हो गया प्यारे बच्चों। और मोजले ने आवर्त सारणी कैसे सजाया था, परमाणु संख्या के आधार पर। समस्या तब खड़ा हो गया कि हाइड्रोजन का यार कुछ भाई मिला। हाइड्रोजन तो ये है, हाइड्रोजन का भाई कौन मिला, तो भाई नंबर 1 तो ये है ही, दूसरा भाई इसको मिला यार, और तीसरा भाई इसको मिला यार। ले भाई, अब देखो यार सबका परमाणु संख्या एक ही है, सबका परमाणु संख्या एक ही है।
तो मोजले के आवर्त सारणी के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसको कहाँ रखेंगे? इसको यहीं ना रखेंगे यार, और कोई जगह नहीं इसके लिए है, क्योंकि मोजले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। और सबका, इसका भी परमाणु संख्या 1, इसका भी परमाणु संख्या 1, इसका भी परमाणु संख्या 1, तो सबको यार यहीं पर रखा जाएगा, है ना। इसलिए इसे कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक से क्या चीज आप जाने कि परमाणु संख्या समान होता है। परमाणु संख्या आपको यार समान मतलब का, इस सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक गो है, इसमें भी एगो प्रोटॉन एगो इलेक्ट्रॉन, एगो प्रोटॉन एगो इलेक्ट्रॉन, एगो प्रोटॉन एगो इलेक्ट्रॉन। चेंज क्या है? न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों, परमाणु भार भिन्न होता है। परमाणु भार आपका यार भिन्न हुआ, परमाणु भार भिन्न हुआ। अब देखो यार, ये जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन के ही समस्थानिक को नाम मिला है और किसी के भी समस्थानिक को नाम नहीं मिला है। तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है प्यारे बच्चों, पहला का नाम है यार प्रोटियम, दूसरा का नाम है यार ड्यूटेरियम, और तीसरा का नाम है यार ट्राइटियम। भैया देखो यार, प्रोटियम यार क्या, तो सबसे हल्का, और सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। पूछेगा कि हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक सबसे हल्का है, तो कहना प्रोटियम। हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक सबसे ज्यादा है, तो प्रोटियम। प्रोटियम में परमाणु संख्या कितना, तो 1, परमाणु भार कितना, 1, और प्रोटियम ऑक्साइड को ही जल कहते हैं। जो तुम्हारा साधारण जल है उसे यार प्रोटियम ऑक्साइड भी कहते हैं। H2O जो है ना जी, प्रोटियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो साधारण जल जो H2O है वो प्रोटियम है। अब ध्यान देखिए, प्रोटियम में यार प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। इसमें यार प्रोटॉन कितना होगा, तो 1 होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो भी 1 होगा। पर प्यारे बच्चों, इस प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितना होगा, तो आप कहिएगा कि भाई परमाणु संख्या भी 1 है, परमाणु भार भी 1 है, तो बउआ इसमें यार न्यूट्रॉन मतलब यार प्रोटॉन एगो है ये है, तो एक है ये है, तो एक में क्या जोड़े, एक में क्या जोड़े न्यूट्रॉन भाई, कि 1 ही आ जाए, मतलब न्यूट्रॉन इसका 0/सन्नाटा है। अब ये प्यारे बच्चों ड्यूटेरियम, परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 2, तो ड्यूटेरियम में देखिए यार प्रोटॉन तो 1 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो 1 ही रहेगा, लेकिन यार ये न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू यार 2 है, और प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन भी 1 ही रहेगा, न्यूट्रॉन इक्वल टू 1। फिर आ गया यार आपका ट्राइटियम। ट्राइटियम तो प्यारे बच्चों, ट्राइटियम में यार प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन तो स्वाभाविक है 1 होगा, और परमाणु भार 3 है। अगर प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन कितना है भैया कि 3 हो गया, तो आप कहिएगा कि न्यूट्रॉन बराबर 2। पूछ ले कि हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक प्रोटियम, सबसे ज्यादा प्रोटियम, प्रोटियम ऑक्साइड को कहते हैं साधारण जल, है ना। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं है, तो प्रोटियम। हाइड्रोजन का यार दूसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम, और भैया ड्यूटेरियम को कहते हैं भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। इधर आ जाइए, आपका यार ये आपका ड्यूटेरियम है, इसे कहते हैं यार भारी हाइड्रोजन। भारी हाइड्रोजन।
और भारी हाइड्रोजन से ही बन जाएगा यार। ड्यूटेरियम है तो इसको डी से इंगित करते हैं, भारी हाइड्रोजन से बन जाएगा यार भारी जल। भारी जल तो यार D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल बन गया। देखो जो साधारण जल है प्रोटियम ऑक्साइड H2O है, एक हाइड्रोजन का भार 1 तो 2 हाइड्रोजन का भार 2 और 1 ऑक्सीजन का भार 16। तो यार प्यारे बच्चों एक पानी का मतलब एक अणु का मतलब कि यार आपको क्या हो गया 18 AMU। लेकिन ड्यूटेरियम, एक ड्यूटेरियम का भार कितना है 2, तो 2 ड्यूटेरियम का भार कितना हो जाएगा 4 और 4 और 1 ऑक्सीजन का मतलब कि द्रव्यमान कितना 16, तो भैया 20 एटॉमिक मास यूनिट। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में कार्य करता है और ड्यूटेरियम का जो क्वथनांक है प्यारे बच्चों 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्यारे बच्चों यार हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम, हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम, भैया यार इसमें प्रोटॉन कितना तो 1, इलेक्ट्रॉन कितना 1 और न्यूट्रॉन कितना 2, ये सबसे भारी समस्थानिक। और रेडियो सक्रिय समस्थानिक, रेडियो सक्रिय तो पूछ लेगा हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो खुल के कहना है यार कि कौन सा, तो आपका यार है ना आपका ट्राइटियम। तो प्यारे बच्चों आपने समस्थानिक समझा, क्या समझा, देखो यार समस्थानिक समझा कि जिसमें यार परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न हो, और नहीं तो फिर क्या समझा आपने, समझा प्यारे बच्चों कि जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो उसे यार समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए क्लास बहुत जरूरी था, इस कारण से ही मैं आपको मतलब कि ले रहा हूँ, क्योंकि देखो यार है ना व्यू और वो सब तो मकसद है नहीं, क्या पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हुए होंगे तो आप जरूर ही समझ रहे होंगे इस बात का है। अब देखो यार गुप्त उष्मा और संभारिक आपके टॉपिक में है तो क्यों ना यार इसको हम समझाते चल जाए। आप देखिए सही से कमेंट कीजिए, आपको मिल नहीं रहा है क्लास जो गुरुजी का मिलना चाहिए, ऊर्जा नहीं है यार है ना, हम तो जान लगा देने वाला आदमी है, जान लगाए हुए भी हैं, पर जिसके लिए जान लगा रहे हैं तो हम दुविधा में है कि वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मेन समस्या ये है। संभारिक प्यारे बच्चों जिसका परमाणु भार समान हो, जिसका परमाणु भार समान हो, है ना, और परमाणु संख्या भिन्न हो, भिन्न हो, वो आपको यार संभारिक है। जैसे देखिए यार आर्गन परमाणु संख्या 18, परमाणु भार यार 40, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और परमाणु भार 40। आपने क्या देखा, इसमें परमाणु भार समान है और परमाणु संख्या भिन्न है, उसे हम कहते हैं यार समभारिक। अब आ जाइए यार गुप्त उष्मा। भैया देखो द्रव्य जब गैस बनेगा, द्रव्य जब गैस बनेगा तो अपने साथ कुछ उष्मा को लेकर उड़ेगा, हैं? पानी जब भाप बनेगा तो अपने साथ कुछ उष्मा को लेकर उड़ेगा, द्रव्य जब गैस बनेगा तो अपने साथ, सिंपल भाषा में देखो यार कुछ उष्मा को लेकर उड़ेगा, कुछ उष्मा को लेकर उड़ेगा, उड़ेगा है ना जी, कुछ उष्मा को लेकर उड़ेगा, उसे
गुप्त उष्मा कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए आप अनुभव कीजिए कि गर्मी से आप पसीना से तरबतर हैं और पंखा चला, जैसी पसीना सूखा ना तो आपको एक ठंडक का भी अनुभूति हुआ। क्या हुआ उस समय? जो पानी और भाप बना ना, ये सब शरीर से कुछ उष्मा के लेके उड़ गया। यह है गुप्त उष्मा। घड़ा में पानी रखल है मिट्टी के घड़ा में, और रिस रिस के बाहर आ रहा है, रिस रिस के बाहर आ रहा है प्यारे बच्चों, भाप बन रहा है ना जी। तो भाप बन रहा है तो अपने साथ यार उष्मा को लेकर उड़ रहा है, इसलिए यार आपको घड़ा का पानी ठंडा है ना। भाप के अंदर यार ज्यादा उष्मा है क्योंकि उसके अंदर गुप्त उष्मा छुपा हुआ है। अब स्पिरिट को हाथ में डालें, स्पिरिट यार तुरंत उड़ता है तो और यार ठंडा देता है, भनाक से ठंडा मारता है। यही है प्यारे बच्चों आपका गुप्त उष्मा, है ना। बनना है यार, पॉजिटिव रहिए, है ना। मिल गए हैं आपको तो बढ़ाइए दायरा मेरा यार, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों तक पहुंचाइए। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने भी सोचा है कि अब, है ना, लेट ही आए हैं यूट्यूब पर, लेकिन अब आए हैं तो यार आपको रेगुलर रहेंगे और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मेरा टीम लोग, हम तो नहीं डिमोरलाइज होते हैं, लेकिन जो पीपीटी सब जो बनाने वाला, हमको टाइपिंग वूपिंग आता नहीं है, तो थोड़ा यार सब चीज़ अच्छा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम लोग यार दे सकें आपको। प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे हम लोग नाभिकीय रिएक्टर का। नाभिकीय रिएक्टर का नाभिकीय रिएक्टर का भाई देख, नाभिकीय रिएक्टर एक तो भाई परमाणु बम हो गया कि मार दो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, अब मार दो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, उड़ा दो शहर को। लेकिन यार भाई वो परमाणु बम जो उड़ा रहा है सबको, वो तो एक प्रकार का ऊर्जा है। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या करता है कि परमाणु ऊर्जा को किसी दूसरा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इस नाभिकीय रिएक्टर को बनाया था यार फर्मी ने। फर्मी ने क्या, कौन बनाया था? फर्मी ने। प्यारे बच्चों, एक कौन सा नियम पर काम करता है? तो विखंडन के नियम पर। और पूछा जाएगा कि किसका विखंडन? किसका विखंडन? देखो, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा है। विखंडन मतलब टूटना। किसका विखंडन? तो आप कहिएगा कि गुरुजी यूरेनियम 235। प्यारे बच्चों, यूरेनियम के बहुत सारा समस्थानिक है। पिछला बार यूरेनियम से आपका 2 प्रश्न था, इसलिए मैं सोचा कि नहीं, इसको कर देते हैं। देखो यार, यूरेनियम जो ओरिजिनल है ना, कहेगा यूरेनियम का मतलब कि भार। तो यूरेनियम जो ओरिजिनल है, तो देखो यार, यू से यूरेनियम परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238। तो ओरिजिनल वाला जो यूरेनियम है उसमें यार परमाणु संख्या 92 और 238। लेकिन यार परमाणु भट्ठी में जो यूरेनियम का यूज हो रहा है, परमाणु भट्ठी में, चाहे आपको नाभिकीय रिएक्टर में जिस यूरेनियम का यूज हो रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में जिस यूरेनियम का यूज हो रहा है, वो है यार यूरेनियम 235। किसके रूप में? तो ईंधन के रूप में। देखो, परमाणु बम में ट्रिगर है न्यूट्रॉन, समझ लो। यूरेनियम को कौन तोड़ेगा? न्यूट्रॉन। समझ लो यार कि अगर तुम 5 टन कोयला जलाया और उससे जितना ऊर्जा निकला, उतना अगर 5 ग्राम यूरेनियम को के नाभिक को तोड़ दिया जाए, उतना ऊर्जा निकलेगा, है ना जी। लेकिन यूरेनियम के नाभिक पर हिट करने वाला कौन है? न्यूट्रॉन, है ना। बताया ना जी कि परमाणु के 3 घन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन। तो परमाणु बम में ट्रिगर कौन है? न्यूट्रॉन। बच्चा मेरे देखो क्या होता है, समझो अच्छा से।
नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने खोजा, है ना जी। नाभिकीय रिएक्टर आपको खोजा कौन? फर्मी ने। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन क्या है? तो यूरेनियम 235। यूरेनियम का भार क्या है? तो यूरेनियम 238, है जी। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पे काम कर रहा है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम कर रहा है। अब मान लो यार ईंधन में क्या है? तो ईंधन में है यार आपको यूरेनियम 235, यूरेनियम का समस्थानिक। देखो क्या होता है, मान लो एक यूरेनियम है जिस पर न्यूट्रॉन लगा, और न्यूट्रॉन लगना चाहिए धीरे गति से, तेजी से मार देंगे तो छटक जाएगा। धीरे गति से न्यूट्रॉन अगर टकराएगा तो यूरेनियम यार 2 पार्ट में हो गया, है ना जी। फिर इससे बहुत सारा न्यूट्रॉन पैदा होंगे, फिर इसको मारेंगे, फिर ये 2 पार्ट, फिर ये 2 पार्ट, ऐसे ऐसे करके ना टूटता जाता है। और जब जब टूटता है तो खूब सारा यार ऊर्जा निकालता है ना जी, चेन रिएक्शन करता है। अब समझ लीजिए कि भाई नाभिकीय रिएक्टर है, नाभिकीय रिएक्टर है, और जान लीजिए ट्रिगर कौन है? न्यूट्रॉन। और कौन न्यूट्रॉन मतलब कि करेगा? तो धीमा गति वाला न्यूट्रॉन, प्यारे बच्चों। तो नाभिकीय रिएक्टर है प्यारे बच्चों। तो देखो सबसे पहले यार मंदक का प्रयोग। तो मंदक के प्रयोग में भारी जल, पहले बात यार आपको डीटीओ और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अब मंदक मतलब समझता है कि नहीं? नाभिकीय विखंडन की क्रिया को रोक देने वाला, नहीं बढ़ाने वाला। क्योंकि जब यार ये टूटता है तो इससे जो न्यूट्रॉन निकला तेजी से निकलता है, तेजी से, और तेजी वाला न्यूट्रॉन टकराएगा तो टूट भी नहीं करेगा, तो काम रुक जाएगा। तो इसमें यार मंदक डाल दिए, भारी जल और ग्रेफाइट। ये न्यूट्रॉन के गति को क्या कर रहा है? धीरे कर दे रहा है, जिससे यार आपके अंदर मतलब कि वो चलते रहता है चेन रिएक्शन। लेकिन भैया कभी कभी चलते चलते बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए, एक के साथ 1 करोड़ मतलब कि कण, 1 खरब कण टूटे लगे कि ब्लास्ट न मार जाए, ब्लास्ट न मार जाए, है ना। मान लो कि कोई शहर में है और नाभिकीय रिएक्टर ब्लास्ट मार गया तो समझो कि हिरोशिमा में बन जाएगा। तो इसके लिए है नियंत्रक कि रोक लिया जाए इसको, है ना जी। तो नियंत्रक के रूप में यार दो रॉड को यूज करते हैं आपका यार कैडमियम, और दूसरा प्यारे बच्चों बोरॉन। कैडमियम और बोरॉन ये क्या करता है? जब देखेगा कि पूरा न्यूट्रॉन मतलब कि तहलका मचले है, इसको ठेल दीजिए अंदर। इसको जैसे ही अंदर ठेलिएगा कैडमियम और बोरॉन के छड़ को, सब न्यूट्रॉन को यार ये सोख लेगा, सब न्यूट्रॉन को सोख लेगा, और न्यूट्रॉन सुखा जाएगा प्यारे बच्चों। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया? ठोस गर्म होगा चालन विधि से, द्रव और गैस संवहन विधि से, प्यारे बच्चों सूर्य से प्रकाश आएगा यार आपका विकिरण विधि से, नमकीन जल को शुद्ध करोगे आसमान से, रैबिज का टीका खोजा यार लुईस पास्चर, है ना जी। भैया रूम में गंध फैला आपका यार विसरण। विसरण में मैंने आपको बताया कि उच्च दाब वाला गैस का निम्न दाब के गैस में मिल जाना। फिर आपने पढ़ा क्या प्यारे बच्चों कि सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा जल का है। 1 ग्राम जल का विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी या 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर है जी 4200 जूल। प्यारे बच्चों पानी यार देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। समुद्री समीर चलता है दिन में, जमीनी समीर चलता है रात में। प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट के शर्णांक को हम लोग कहते हैं किण्वन। मिथाइल अल्कोहल आपका यार जहरीला है। और प्यारे बच्चों जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार भिन्न हो, उसे यार समस्थानिक कहते हैं, है ना जी। त्रिक का नियम दिया डेबोनियर, अष्टक न्यूलैंड। आवर्त सारणी का पितामह प्यारे बच्चों कौन? तो मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। मोजले ने आवर्त सारणी सजाया परमाणु संख्या के हिसाब से। किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको परमाणु संख्या, है ना जी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, परमाणु भार। भैया प्रयास अच्छा लग रहा है तो शेयर करो जम के, ताकि और भी अंदर से आपके लिए एक से एक चीज बचा हुआ है। अभी बहुत चीज बचा हुआ है, आप कवर ही नहीं कर रहे हैं, है ना।
मैं लगा हुआ हूँ। 1 साल के सिलेबस को 1 महीना में ईमानदारी से पढ़ाना है सिलेबस के हिसाब से। तो जो होना चाहिए वो सब कर रहे हैं। सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।